हाँ अच्छा देखो, तो हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, 4 एग्जाम्पल दिए थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है, टेंशनल फोर्स ऑफ कोई वो स्ट्रिंग जो लंगर घुमाया था उससे सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है, फ्रिक्शनल फोर्स से सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक डेरिवेटिव फोर्स। उसी प्रकार मैंने आपको बताया था कि अगर एक साइकिलिस्ट जो है साइकिल चला रहा है तो अगर उसे एक टर्न लेना है तो उसे टर्न लेने के लिए हल्का सा अपने आप को क्या करना पड़ेगा, बेंड करना पड़ेगा, और बाद में फ्रिक्शन की मदद से जो है सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा। या फिर कह लो कि बेंडिंग की वजह से, यहाँ पे बेंडिंग की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स दिलवाएंगे। ठीक है, देखो साइक्लिस्ट ऐसे था और वो साइक्लिस्ट जो है विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी उससे वो थीटा एंगल क्या कर गया, अपनी ही एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मान लो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये साइक्लिस्ट जा रहा था चट्टा देखो तो ये साइक्लिस्ट जा रहा था और घूमने के लिए उसने क्या लिया, बेंड लिया। तो ये इनिशियल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन से वो क्या लेगा, बेंड। कितना एंगल बेंड हुआ वो, थीटा एंगल बेंड हुआ। साइक्लिस्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे था, यहाँ पे। ठीक है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वेट mg नीचे एक्ट कर रहा होगा। सरफेस की वजह से, सड़क की वजह से साइकिल पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ एक्ट कर रही होगी, ऊपर एक्ट कर रही होगी। और साइक्लिस्ट इधर टर्न होना चाहता है, इधर टर्न होना चाहता है तो उधर की तरफ एक फोर्स क्या लगा उस पे, F फोर्स लग गई। अच्छा, इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से पे वो इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, लेकिन वो जा क्योंकि इधर रहा है तो फोर्स हमने इधर की तरफ दिखाया। अब वो साइक्लिस्ट जो है ध्यान देखो थीटा एंगल डिस्प्लेस कर गया, इधर की तरफ आ गया। तो थीटा एंगल एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में रोटेट करने पे इस पॉइंट को ए कहा हमने, ये आर नॉर्मल रिएक्शन हो गई, एफ फोर्स जिससे वो रोटेट किया, यही वो एफ सेंट्रीपिटल फोर्स है, यही एफ क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, जो कि इस फोर्स के बराबर होगी। साइक्लिस्ट किधर आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, अब जब ये साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, आप टेक्निकली सोचो ये रोटेशनल मोशन ही तो है, इतना सा मोशन क्या है, रोटेशनल मोशन ही तो है। तो जब इसने रोटेशनल मोशन किया तो रोटेशन के लिए आपको पता है कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स याद है ना, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज कपल और एंटी क्लॉकवाइज कपल हम इस पॉइंट पे बराबर कर देते हैं। मतलब ये देखो mg टॉर्क का फॉर्मूला याद है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो समझना हो समझिए, mg इस पॉइंट पे mg कहाँ एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ, और mg नीचे की तरफ लग रहा है और इस mg का एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी ये होगा, इस mg का एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी होगा यहाँ से यहाँ तक। तो इस पॉइंट को हम p पॉइंट कह देते हैं ताकि इसको pa कह सके। कोई समस्या, कोई समस्या। ठीक है, तो अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी कितना एंगल होगा, थीटा। अब आप दिमाग लगाओ, इसके ऊपर लिखना ये चीज जो हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, क्या लिखना, इन ट्रायंगल AGP sin थीटा इज इक्वल टू AP बाई AG, AP बाई GA। बात समझ में आई? तो यहां से AP डिस्टेंस कितनी होगी, GA sin थीटा। तो ये जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो क्या है, mg इंटू AP, mg फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका, AP, और AP की जगह हमने क्या लिख दिया, GA sin थीटा। इसी प्रकार से इस वाले फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस से टॉर्क निकाल लिया। अब क्या करते हैं, इस वाले फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस से या इस वाले फोर्स का निकाल दें जिससे रोटेशनल मोशन क्रिएट हुआ है F। ठीक है, या
एफ ही किसके बराबर होगा, F2 के, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर लग रहा है, पीछे उधर लग रहा है, ठीक है। तो इस वाले फोर्स F2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, दैट इज जीपी, F2 इंटू जीपी, सही है। और जीपी कैसे निकालोगे, उसी ट्राइंगल में cos थीटा इज इक्वल टू जीपी बाई जीए, जीपी बाई जीए, तो जीपी की वैल्यू आ गई जीए cos थीटा, तो जीपी की जगह हमने जीए cos थीटा लिख दिया, जीए जीए कट गया, साइन बाई cos बना लिया, एफ डिवाइडेड बाई क्या कर दिया, mg कर दिया, साइन बाई cos क्या हो गया, एफ बाई mg, और सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, mp स्क्वायर डिवाइडेड बाई अपॉन mg, mm कट गया, tan थीटा का फॉर्मूला आ गया v स्क्वायर अपॉन rg। आ गया समझ में, डायग्राम बनाओ, ये तो बेटा F1 फोर्स और F2 फोर्स इस टाइम पे बराबर है, मतलब साइकिल सीधे चल रहा है, वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो F1 F2, लेकिन अभी दोनों फोर्सेस बराबर है, इसलिए वो कहीं नहीं जा रहा है। अब ये वाला फोर्स जो है वो इस फोर्स से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, क्योंकि साइकिलिस्ट ने इधर टर्न करना चाहिए। ये फॉर्मूला दिमाग में रखना, एंगल ऑफ टर्न कितना बेंड करना चाहिए, एंगल ऑफ बेंडिंग कह दो, जो कह दो, v स्क्वायर बाई आर जी, हटा दें। अच्छा, इस फॉर्मूले से जरा एक चीज समझो सब लोग, कि tan थीटा का फॉर्मूला v स्क्वायर बाई आर जी है, मान लो, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर रेडियस छोटा है, मतलब जिस सड़क में टर्न लेना है उसका रेडियस क्या है, छोटा, छोटा रेडियस का मतलब ये होता है कि तुरंत टर्न लेना है, क्या लेना है, तुरंत टर्न लेना है, तो आपको बेंडिंग ज्यादा तेजी से करनी पड़ेगी, मतलब जब अगर r छोटा है तो थीटा क्या होगा, बड़ा, उतनी ही वेलोसिटी से अगर टर्न लेना है, और अगर रेडियस बड़ा है, मतलब बड़े टर्न पे घूमना है, तो बड़े टर्न में घूमने पे हम लोग को बेंडिंग क्या करनी पड़ेगी, वो तो आपने प्रैक्टिकली देखा होगा ये चीज, है ना, कि बड़े टर्न पे जो है वो टर्न करना आसान होता है क्योंकि बेंड कम करना होता है, छोटे टर्न पे टर्न करना मुश्किल होता है क्योंकि बेंड ज्यादा करना होता है, उतनी ही वेलोसिटी से अगर करना है, सही है, ठीक है। इसी में एक चीज और बता दें, ये जो टर्न है, टर्न लेते समय प्रियंशु जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से मिल रहा है, फ्रिक्शन से मिल रहा है ना। तो नोट करके लिखो एक बात, since the centripetal force provided since the necessary centripetal force is provided by the frictional force, since the necessary centripetal force is provided by the frictional force, the value of mv square upon r, the value of mv square upon r should be less than, the value of mv square upon r should be less than fs, mv square upon r should be less than or equal to fs। इतनी गर्मी नहीं है कि मैं पंखे कूलर के अंदर ही घुस के बैठूं, ठीक मौसम है। हाँ, तो
mv²/r जो होना भाई सेंट्रिपिटल फोर्स जो चाहिए वो फ्रिक्शन से तो कम ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्योंकि फ्रिक्शन क्यों ज़्यादा होना चाहिए, ताकि साइकिल फिसले ना। अगर फ्रिक्शन कम हो गया जो कि रोकता है चीज़ों को और सेंट्रिपिटल फोर्स ज़्यादा हो गया तो साइकिल जो है वो क्या कर जाएगी, स्लिप करके गिर जाएगी, नहीं समझ में, या फिर टर्न ही नहीं ले पाएगी जो लेना था। तो mv²/r लेस देन और इक्वल टू fs को क्या लिख सकते हो, μs × r। और अगर सीधे रास्ते चल रही है, अगर मान लो कि साइकिल जो है प्लेन एरिया पे चल रही है, प्लेन एरिया पे साइकिल चल रही है तो उसका जो r होगा वो mg के बराबर होगा। तो r को हमने क्या लिख दिया, mg। तो v² इज लेस देन और इक्वल टू μs gr, μs gr। तो v इज इक्वल्स टू √μs g और r। ये कंडीशन दिमाग में रखना। फॉर अ साइकिल टू टेक अ टर्न, है ना, मतलब फ्रिक्शन वाली जगह पे वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट शुड बी लेस देन और इक्वल टू √μs g × r। नहीं समझ में आया? लेकिन कब, जब ये लेवल ग्राउंड पे चल रही है। लेवल ग्राउंड पे r किसके बराबर होगा, mg। लेकिन अगर वो इंक्लाइंड हिस्से पे है तो फिर r mg cos थीटा के बराबर होगा, r mg के बराबर नहीं होगा, अगर याद हो तो, है ना। फिलहाल ये देखिए, तबीयत सही है सबकी, नहीं सही है? ध्यान से ही हमको हुआ है, हमसे सबको होगा। बुखार जुकाम हो गया। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद लिखो, कार ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड, कार ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड, कार ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड। देखो एक सर्कुलर रोड पे जो है कार चल रही है, ये एक लेवल सर्कुलर रोड, लेवल सर्कुलर रोड समझ रहे हो ना, जमीन पे ही है, सर्कुलर रोड है, ठीक है। इस सर्कुलर रोड का सेंटर यहाँ पे है, O पे है, ठीक है। अब भैया यहाँ पे एक कार है, ये कार है, ठीक है। इस कार के दोनों पहिए जो हैं वो सेंटर से अलग अलग दूरी पे होंगे, मतलब ये हिस्सा सेंटर से अलग दूरी पे होगा, R1 रेडियस से चक्कर लगा रहा होगा, और ये हिस्सा जो है वो सेंटर से कितना चक्कर लगा रहा होगा दूरी पे, R2 दूरी पे चक्कर लगा रहा होगा। ये बात समझ में आ गई। लेकिन इस पूरी कार का जो सेंटर है, ज्योमेट्रिक सेंटर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो जो होगा वो कितने से चक्कर लगा रहा होगा, R से चक्कर लगा रहा होगा। ये बात समझ में आ गई। अब एक नॉर्मल कार को इमेजिन करिए कि इस आगे वाले दोनों टायर पे भी फ्रिक्शन लगेगा, इन आगे वाले इन वाले टायर्स पे भी क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। दोनों फ्रिक्शन क्या होंगे, F1 इज इक्वल टू μ1 R1 इधर के लिए, F2 इज इक्वल टू μ2 R2 उधर के लिए हो गया, ठीक है। अब हम लोग ने जो है अलग अलग फ्रिक्शन ले लिया, टोटल फ्रिक्शन क्या होगा, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू μ1 R1 प्लस μ2 R2, यहाँ तक ठीक है।
अच्छा, सड़क तो एक ही है, तो इसका मतलब म्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इससे म्यू कॉमन ले लिया, तो इसका मतलब R1 प्लस टायर भी एक ही सामान के होंगे, मतलब सीएट का टायर होगा या एमआरएफ का टायर होगा जिसका भी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब F1 प्लस F2 टोटल फ्रिक्शन विल बी म्यू R1 प्लस R2 हो गया। अब आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि जो, कैसे समझाएं, ये कार, हाँ तो ये कार है, तो कार के ये पहिए नीचे की तरफ है ना, इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दोनों पहियों पे ऊपर की तरफ लग रहा है R1 जो इधर वाले हिस्से को संभाले हुए हैं, और इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है R2 जो इधर वाले हिस्से को संभाले हैं। भाई इधर से भी R1 लग रहा होगा, उधर से भी क्या लग रहा होगा, R2 लग रहा होगा। कैसे लग रहा होगा समझ में आ रहा है, ये इधर से R1 और इधर से क्या लग रहा होगा R2, जिससे क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। ठीक है ना, समझ गया ना क्या कहना चाह रहा हूं। अगर एक भी हट जाएगा तो पहिया क्या हो, गाड़ी क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, या एक भी ज्यादा हो जाएगा तो गाड़ी क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो R1 प्लस R2 जो है वो ऊपर की तरफ लगने वाले क्या है, क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, और इनका काम क्या है, पूरे कार के वजन को संभालना, मतलब mg को संभालना। तो R1 प्लस R2 किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। तो हमने R1 प्लस R2 की जगह mg लिख दिया, म्यू mg। यहाँ तक समझ में आ गया। और ये टोटल फ्रिक्शनल फोर्स F1 प्लस F2 वही mv स्क्वायर बाई r के, या तो ये टोटल फ्रिक्शनल फोर्स या तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा या उससे क्या होगा बड़ा। ही कंडीशन दिमाग में रखनी। तो mv स्क्वायर बाई r इज लेस देन और इक्वल टू म्यू mg। ठीक है, m गया, फिर से वही फॉर्मूला बन के आ गया, µs g r v इज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट µs g r। तो सेम टू सेम वही फॉर्मूला बन गया है, चाहे साइकिल चल रही हो चाहे कार चल रही हो। ठीक बात, कोई बात नहीं, हाँ देख लिया। अच्छा अब इसी में एक चीज, हाँ ध्यान देखो बेटा, देखो अभी हम समझा क्या रहे थे कि बेटा ध्यान, वेलोसिटी इज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी आया। सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन से क्या होना चाहिए, कम, और वेलोसिटी इससे कम या बराबर होनी चाहिए, या सेंट्रीपिटल भी बराबर ना। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, कितनी हो सकती है, इसी के बराबर हो सकती है। इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी से एक कार एक साइकिल टर्न ले सकती है बिना स्लाइड किए, बिना गिरे। इस पे क्वेश्चंस डायरेक्ट बनेंगे अभी आगे चल के। फिर देखो द रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स, द रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स are banked at the turns. The roads and railway tracks are banked at the turns. पता है कि नहीं है, रोड्स और रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं वो टर्न पे हल्का सा राइट साइड या लेफ्ट साइड से उठे होते हैं, पता है क्या, आर बैंक्ड एट द टर्न्स। मतलब हम ये कह रहे हैं कि बेटा समझो, जैसे ये फ्लैट रोड है ना, समझना, जैसे गाड़ी सीधी जा रही है, ट्रेन है मान लो, ट्रेन सीधी जा रही है। अब साइकिल को टर्न लेना है तो वो ऐसे ले लेगी, कार को टर्न लेना है वो ऐसे ले लेगी, लेकिन ट्रेन बहुत भारी होती है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, है कि नहीं है, और फ्रिक्शन भी अच्छा खासा है, कई सारी उसकी क्या है, पहिए, व्हील्स हैं, चक्के हैं। तो होता क्या है कि भैया जब ट्रेन ऐसे आती है और टर्न लेती है तो इधर वाला हिस्सा हल्का सा क्या होता है, बैंक्ड। अगर इधर टर्न लेना है तो इधर वाला हिस्सा बैंक्ड हो जाता है, और इधर टर्न लेना है तो इधर वाला हिस्सा हल्का सा क्या होता है, बैंक्ड हो जाता है, मतलब उठ जाता है जिधर टर्न, जिसके अपोजिट टर्न लेना है।
आप लोगों ने वो घुमाया है कभी? अरे यार क्या कहते हैं, जहाज, एरोप्लेन। तो जहाज एरोप्लेन जब ऐसे हम लोग करते हैं तो एरोप्लेन जिस तरफ टर्न लेता है उस तरफ हल्का सा क्या हो जाता है, उठ जाता है ना, बैंकिंग आ जाती है उसमें। वैसे ही आप लोग देखो, अगर एरोप्लेन में बैठे हो, एरोप्लेन में बैठे हो, अगर खिड़की की तरफ बैठे होगे, है ना, तो होता है कि अच्छे एरोप्लेन में बैठोगे तो आपको उतना पता नहीं चलेगा, इंडिगो में बैठ जाओ या किसी अच्छे में बैठ जाओ। लेकिन अगर आप गो फर्स्ट में बैठ गए या स्पाइस जेट में बैठ गए तो आप लोग को धक धक होने लग जाते हैं। छोटे होते हैं ना सारे। होता क्या है कि जब वो, वही सेम चीज़ होती है, जब वो टर्न लेते हैं तो हल्का सा जो है टेढ़े हो जाते हैं। वो होना ही होता है, वो उनकी मजबूरी है टर्न होना या थोड़ा सा उठ जाना, ताकि सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए और वो क्या कर सके, टर्न कर सके। तो वैसे ही है कि भाई मान लो, सुनना बेटा, कि इतना सा बैंकिंग हुआ, इतना सा जो है, अगर गाड़ी को इधर लेफ्ट टर्न करना है इधर से उड़ जाएगी, सही है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक गाड़ी है, उसका मास है m, यहाँ क्या आएगा उस पे mg, यहाँ क्या आएगा mg cos, यहाँ क्या आ जाएगा r, यहाँ क्या आ जाएगा mg sin, ठीक है। इधर क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा, ये ऊपर थोड़ी जा रही है, तो फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है, नहीं समझ पाए? जा तो सीधे, आप इसको सीधे समझो, ऐसे जा रही है, ऐसे नहीं जा रही है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि r किसके बराबर है, mg cos के बराबर है, सही है। और आप लोगों को पता है कि टर्न करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से क्या होना चाहिए, कम या बराबर होना चाहिए। तो mg स्क्वायर अपॉन r इज लेस देन और इक्वल टू fs को क्या लिखोगे, μs into r, सही है। कुछ लग रहा है, mv स्क्वायर बाई r μs और r को क्या लिख दिया, mg cos थीटा, सही। लेकिन यार फॉर्मूला वही वाला आना चाहिए था, कुछ तो लोचा हो गया है, कुछ लोचा हो गया। हाँ वही, इसमें tan लाना चाहिए था, cos आ रहा है, इसको इंक्लाइंड प्लेन की तरह नहीं लेते हैं। देखो तो बेटा इधर ध्यान दो, यहाँ पे इसको हम लोग जो है मास रख देते हैं, सरफेस के, इधर देखो सरफेस के ये लग गया r, सही है, और r का एक कंपोनेंट इधर ले लिया, r का एक कंपोनेंट क्या ले लिया, इधर ले लिया। तो इस ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है, ठीक है। कौन सा r cos होगा, कौन सा sin होगा, ये वाला r cos हो गया, तो ये वाला क्या हो गया r sin थीटा हो गया। ये वाला r cos जो है वो वेट mg को संभालेगा। अरे मतलब करना वैसे ही था, लेकिन क्योंकि हमें अब की बार tan थीटा चाहिए ना, b स्क्वायर बाई आर जी, इसीलिए तो r cos थीटा बराबर आ गया mg के, और ये जो r sin थीटा है जो कि इधर की तरफ लग रहा है। अब आप सोचो कि जो ट्रेन होगी वो टर्न तो ऐसे ले रही है ना, तो अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा किसी भी इंस्टेंट पे, वो कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। मतलब r sin थीटा क्या प्रोवाइड कराएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, जो रेडियस ऑफ टर्न हो गया, दोनों को डिवाइड कर दो, r sin डिवाइडेड बाई r cos क्या हो जाएगा, और इसको इससे डिवाइड कराओगे तो आएगा b स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये आ गया एंगल ऑफ बैंकिंग। तीनों से देखो सेम ही फॉर्मूला बन के आता है, हमेशा यही है। बेटा ये जो r sin थीटा है, इस r sin थीटा की वजह से इसको थोड़ा सीधा कर लीजिएगा, r sin थीटा, ठीक है। अब आप ये समझिए कि ट्रेन जो है वो ऐसे टर्न ले रही है ना, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेडियस हो गई, तो किसी भी इंस्टेंट पे अंदर की तरफ जो लगने वाला फोर्स होता है वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स।
तो r sin थीटा से ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² मिलेगा। ये इसके बराबर है, इसका मतलब ट्रेन जमीन पर नहीं धंस रही है, लेकिन घूम रही है, तो घूम तो इसी फोर्स से रही होगी ना। हो गया। तो तीनों ही केसेस में जो है सेम फॉर्मूला है, tan थीटा इक्वल टू mv²/, ठीक है। देखो भैया टॉपिक डाला बोला, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगता था रोटेशन के समय, और ये एक रियल फोर्स था, बस डिराइव फोर्स था, कहीं और से बन किया था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो फिक्टिशियस फोर्स है, फॉल्स फोर्स है, स्यूडो फोर्स है, जो कहते है ना, ऐसा कोई फोर्स होता नहीं है, लेकिन क्योंकि कुछ हो रहा होता है तो अज्यूम किया जाता है कुछ तो लग रहा होगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने जो है तो अगर हमने इस रुमाल को बाहर की तरफ गया, अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था, हवा आ रही, अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा था भैया? बेटा तुम सुनो नहीं, तुम तफरी करोगे ना, बहुत होंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर लग रहा था, और जैसे ही हमने इसको छोड़ा सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना बंद किया, टेंजेंशियली एक फोर्स लगा, जो भी कौन सा फोर्स था? सेंट्रीफ्यूगल। मतलब एक बॉडी ऐसे मूव कर रही है, किसी भी इंस्टेंट पे हमने बॉडी को मान लो यहाँ पे छोड़ दिया, तो बॉडी ऐसे चली जाएगी, सही है। यहाँ पे छोड़ दिया, बॉडी कैसे चली जाएगी? ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक फिक्टिशियस फोर्स है, जो बॉडी पे लगता दिख तो नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअली वहां पे होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। बात समझ में आ रही है? अब ये फिक्टिशियस फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कई जगहों पे होता है। एक तो मैंने बताया लंगर घुमाया, तो छोड़ते ही लंगर कहाँ गया? ऊपर जाके वो तार पे जाके टंग गया, या जिस पतंग पे मार रहे थे उस पतंग पे गया, यही होता था ना। या फिर आपने देखा होगा, अरे यार हाँ, इससे होता क्या है कि ब्रेक डांस वाले झूले पर झूले हो, तो ब्रेक डांस वाला झूला एक बार बहुत तेज हो गया, एक बार झूला बहुत तेज हो गया, तो पीठ पे जिस पे वो हम लोग बैठते हैं, वो बदला तो लगा नहीं होता है उस पर कोई, तो जिस पे बैठते हैं जैसे ही वो टर्न लेता था, तो पीछे की तरफ पीठ पे दर्द होना लगना शुरू होता था, कुछ तो लग रहा है, क्योंकि वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगता था? बाहर की तरफ। चलो पीठ उतनी दिक्कत नहीं देती थी, लेकिन गर्दन बहुत ज्यादा दिक्कत देती थी। अगर हल्का सा भी तेज हो गया, तो कानपुर में एक बार हम झूले थे, वो झूला, तो हम मम्मी और पापा और वो मामी मौसी और तमाम लोग जो है छोटे बच्चे, क्योंकि हमारे हिसाब से वो झूला ब्रेक डांस जो रेलिंग लगा होता है वो उतना तेज नहीं चलता है, दिक्कत नहीं देता है, लेकिन कानपुर में झूल लिए, पता नहीं कैसे उसने चलाया कि तेज 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 कि जैसे ही टर्न ले गर्दन पीछे हो जाए, जैसे ही टर्न ले, होता है कि नहीं होता है? तो गर्दन जो पीछे चली जा रही थी वो किस फोर्स की वजह से थी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, ठीक है। आप लोगों ने वो खेला होगा अरे यार बचपन में हिमाग नहीं खेला करता था, ऐसे ऐसे तोड़ करता था, अरे तो खेलते तो हो गए ही, नहीं खेलते थे? क्या कहते थे उसको? हाँ, उसका कुछ नाम था, ऐसे दो लोग हाथ पकड़ के घूमते थे गोल गोल, फुगड़ी। हाँ, तो अगर फुगड़ी खेलते समय मान लो हाथों में तेल लगा हो और
2 राउंड मारने के, 2 राउंड लगाने इसमें करने के बाद हाथ छूट गया तो सीधा हिमांक कहाँ जाएंगे? इसीलिए हिमांक आज तक खेले नहीं कभी, है ना। तो हम समझा क्या रहे हैं कि सारी कौन सी फोर्सेस हैं? देखो इसमें कुछ लिखवाए कि ना लिखवाए? एक काम करो, ये सब आप घर से लिख के आइए, इसमें हम कुछ लिखवाएंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे क्वेश्चन हम लोग ने किए फ्रिक्शन में, याद है? अरे भैया अगर याद हो तो ये एक सरफेस था, अगर याद आ रहा हो तो नालायक, इस सरफेस के ऊपर बॉडी थी। इस बॉडी को हम लोगों ने 10 न्यूटन के फोर्स से, किसी फोर्स से खींचा, याद है? तो हम कुछ यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था, तो कितनी मिनिमम नहीं फोर्स ही निकालनी थी, कितनी मिनिमम फोर्स से हम इसको खींच सकते हैं, कितनी मैक्सिमम फोर्स से हम इसको खींच सकते हैं ताकि ये पीछे जाके गिरे ना, या कह लो ये साथ साथ चले। तो ये पीछे जाके कब गिरेगी? जब पीछे की तरफ इस पे सेंट्रीफ्यूगल एक फिक्टिशियस फोर्स लग रही होगी जो इसको पीछे खींच रही होगी। उसी फोर्स को तो हम फ्रिक्शन से बैलेंस कर देते हैं, इसको इसके बराबर करके, इसको इसके बराबर करके खेलेंगे तो पता याद है कि भूल गए? रिवीजन करते रहना, इसलिए कह रहे हैं। बहुत जगह फ्रिक्शन लगता है, पूरे इंक्लाइन प्लेन को ही घुमा तो फ्रिक्शन लगने लग जाएगा। मतलब हम ये कह रहे हैं, देखो मान लीजिए कि एक पूरा का पूरा इंक्लाइंड प्लेन टाइप की चीज है, एक बक्सा है। इस बक्से पे यहाँ पे ऐसे चीजें लटकी हुई हैं, पुल्ली लगा दिया यहाँ पे भी कुछ ऐसे अपने हिसाब से मास वास लगा दो, ठीक है। अब हुआ यूं कि जब इस पूरे के पूरे इंक्लाइंड प्लेन को उधर ले जाओगे एक्सटर्नल फोर्स लगा तो इस पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा जो पीछे की तरफ ले जाएगा इसको, और इसको अगर तुम लोग पूरे इंक्लाइंड प्लेन को पीछे खींचते हो तो एक स्यूडो फोर्स उसको उधर ढकेलेगा। नहीं समझ पा रहे थे? ये सारे स्यूडो फोर्स वाले क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये सिस्टम समझ में आ गया, ठीक। तो सीधा क्वेश्चंस पे इसको अप्लाई करेंगे। अभी फिलहाल आप लोग जगह छोड़ के अपने हिसाब से घर पे लिख लीजिएगा इसको। टॉपिक डालो मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। अच्छा बेटा, आप लोग सब लोग एक बात समझ लो, क्लियरली समझ लो क्या कह रहे हैं। क्या कि अगर मान लीजिए सिंपल सा कंसेप्ट है, टॉपिक तो अगला अपना कौन सा है? मोशन इन वर्टिकल सर्किल, है ना। अब हम समझा क्या रहे हैं कि अगर एक बॉडी गोल गोल घुमाई जा रही है इस स्प्रिंग से, सुनिएगा, अगर एक बॉडी को गोल गोल कैसे घुमा रहा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे घुमा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर घुमा रहे हो तो ऐसे घुमा रहे होगे स्प्रिंग से, सही है। और जब ऐसे ऐसे घुमा रहे होगे तो अंदर की तरफ यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा होगा? टेंशनल फोर्स लग रहा होगा। यही टेंशनल फोर्स क्या क्रिएट करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट करेगा। बात समझ में आ रही है? अगर हम लोग एक पेंडुलम को गोल गोल घुमा रहे होते ऐसे, ये एक कोनिकल पेंडुलम है, कोनिकल पेंडुलम ऐसे ऐसे, बात समझ में आ रही है? अब इस कोनिकल पेंडुलम का जो ये यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट हो रहा होगा ये यहाँ, तो यहाँ तनाव लग रहा होगा T, सही है। हम ये एंगल को अगर थीटा कहते हैं, नहीं, ये एंगल को अगर सेमी वर्टिकल एंगल को थीटा कहते हैं, तो ये तनाव है, तो ये थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा? अब ये T है तो यहाँ क्या लग रहा होगा? T cos थीटा, और अंदर की तरफ क्या लग रहा होगा? T sin थीटा। T cos थीटा किसको बैलेंस करेगा? mg को बैलेंस करेगा। और T sin थीटा क्या क्रिएट करेगा? mv स्क्वायर अपॉन r क्रिएट करेगा। वो बात समझ आएगी? तो एक कोनिकल पेंडुलम में, ध्यान, कोनिकल पेंडुलम में T sin थीटा जो है वो mv स्क्वायर बाई r क्रिएट करता है। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चक्कर लगा रहा सर्कुलर
ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है वो टेंशन की वजह से mv²r क्रिएट करेगा। लेकिन अगर एक पार्टिकल वर्टिकल सर्किल में चक्कर लगा रहा है, बात समझ में आई? वर्टिकल सर्किल में अगर चक्कर लगाता है, ये लिखना तो नहीं, समझ में आ गया? लिखना हो तो लिख लेना। अब अगर एक पार्टिकल जो है वो वर्टिकल सर्किल में चक्कर लगाता है, तो ये रहा आपका वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल मतलब यही नंबर है, ठीक है? तो किसी भी समय में मान लो इसका जो रेडियस है वो है l लेंथ का, और रेडियस l है मतलब जिस स्ट्रिंग से वो घुमाया जा रहा है उसकी भी लेंथ l है और रेडियस भी l ही होगा। तो किसी भी समय में मान लीजिए कि पार्टिकल यहाँ पे इस पॉइंट पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी? टेंशन लग रही, थीटा एंगल, इसको थीटा एंगल ले लो, सही है? ये थीटा होगा तो पहले नीचे की तरफ क्या कर रहा होगा? mg। इसी की सिधाई में अगर हम लोग ऐसे चले जाएं तो ये भी थीटा ही होगा। यहाँ mg है तो ये mg cos हो गया, सही है? और यहाँ क्या ऐड करेगा? mg sin थीटा ऐड करेगा। बात समझ में आ रही? ठीक है ना? डायग्राम समझ में आ गया पूरा पूरा आप लोगों को? अब इसमें देखो, इस स्ट्रिंग की लेंथ भी तो l है, तो क्या ये हिस्सा l cos थीटा हुआ? l cos थीटा, थीटा चिपका है ना? नहीं समझ पाए? आया? तो इस पॉइंट पे कौन कौन सी फोर्सेस किन किन फोर्सेस के बराबर या जो भी है। पहली बात तो ये गोल गोल घूम रहा है, कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है? v वेलोसिटी से गोल गोल घूम रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स रौनक कहां से प्रोवाइड हुई होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि mv²r रौनक कहां से प्रोवाइड हुई होगी? किधर से? हमको ये बताओ, अभी अभी मैंने क्या समझाया? हॉरिजॉन्टल है तो तनाव सेंट्रीपिटल क्रिएट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर। कोनिकल पेंडुलम है तो भी टुवर्ड्स द सेंटर वाला d sin थीटा ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। हमको ये बताओ कि यहाँ पे mv²r टुवर्ड्स द सेंटर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा? t से मिलेगा कि t माइनस mg cos थीटा से मिलेगा? t माइनस mg cos थीटा से मिलेगा, क्योंकि t लग रहा है इधर की तरफ और mg cos थीटा उसको अपोज कर रहा है, तो नेट फोर्स कितना हुआ जो कि सेंटर की तरफ लगेगा? t माइनस mg cos थीटा प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। बोलो नहीं समझ में आया? आ गया? अब यहाँ पे r जो है वो l के बराबर है, ठीक है? इसको उधर भेज दो, तो t इज इक्वल टू, या छोड़ो रहने दो, इस पॉइंट को कह दो A, इसको B, इसको B, और इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया? C, ठीक है? अब देखो, एट पॉइंट A टेंशन 0 होगा, A पॉइंट पे तनाव 0 होगा। क्यों तनाव 0 होगा? जब पार्टिकल A पॉइंट पे पहुंचेगा तो अंदर की तरफ लगने वाला मतलब वो तनाव कौन बैलेंस कर लेगा? ऊपर की तरफ लगने वाला सेंट्रीफ्यूज। आसान भाषा में कहें तो ऊपर पहुंच के पार्टिकल को हल्का महसूस होगा। जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा, बचपन में वो काम किए हो, पानी का गिलास लिए होंगे और पानी के गिलास को जो है आप लोग थोड़ा पानी भरते होंगे उसमें या आधा पानी भरते होंगे, उसको उल्टा पकड़ के या ऐसे घुमा देते होंगे, पानी लेकिन गिरता नहीं होगा। अगर आप लोग धीमे धीमे घुमाओगे तो आधे रास्ते में भीग जाओगे, तेजी से घुमाओगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा मिलेगा, जिससे सेंट्रीफ्यूग क्रिएट होगा बाहर। तेजी से घुमाने पे क्या क्रिएट होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होगा जो पानी को ऊपर ही रखेगा। फील कर पा रहे हो बात में? जैसे बाल्टी में करते थे, बाल्टी कर देना, छोटी सी बाल्टी पकड़ ली कृपा ने, अब भैया क्या किया कृपा ने? ऐसे घुमाया, भैया पानी ही नहीं गिरा,
कृपा गिरी, हाँ, तो कृपा है कि ऊपर वाले ने आज तक पानी गिराया नहीं। समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, उसमें आपको जो है भीगने से बचानी है ऐसे। तो ऊपर वाली पॉइंट पे तनाव क्या हो जाता है, सही है। अब हमको हिमांक बताएंगे कि सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे हिमांक बाबू थीटा क्या होगा। हिमांक बाबू अगर यहाँ थीटा थीटा है तो यहाँ थीटा क्या होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री यहाँ रख दो। तो t की जगह क्या लिखा, 0 लिखा, माइनस एम जी कॉस 180 डिग्री इक्वल टू एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, एम एम कट गया, g इक्वल टू बी स्क्वायर बाई एल, तो बी स्क्वायर इक्वल टू जी एल, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, √gl। इतनी वेलोसिटी से अगर आप पानी भर के बाल्टी घुमाओगे तो पानी आप पे गिरेगा नहीं, सही बात है। कहानी बोल दे, लेट अस कंसीडर पार्टिकल परफॉर्मिंग मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल, लिख दो। अच्छा तो देखो बेटा, ये जो वेलोसिटी आई है पार्टिकल की, ये कहाँ पे आई है, ए पे, मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है, बी ए कह लेना इसको है। इस वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट दैट इज √gl को क्रिटिकल वेलोसिटी भी कहते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब ये हो गया कि अगर इससे कम वेलोसिटी से आपने घुमा दिया बाल्टी को तो पक्का पानी नीचे गिर जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बाल्टी जो आप घुमा रहे हो ताकि पानी नीचे ना गिरे, वो इससे तो ज्यादा ही होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर इससे कम हो गई, लिख लेना चाहो तो नोट करके इसके, या अभी बाद में लिखवा देंगे, छोड़, वो अगला टॉपिक है, उसमें बाद में लिखा जाएगा। फिलहाल यहाँ पे समझ में आ गया। अब हम लोग लिखेंगे, इसी के अंदर लिखो, इसी के अंदर सब टॉपिक डालो, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ये जो हम लोगों ने वेलोसिटी निकाली है, ये निकाली है ए पे, अब किसी भी जगह पे वेलोसिटी कैसे, ठीक है। तो जब पार्ट, अब यहाँ देखो बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। वैसे तो वर्क एनर्जी पावर हम लोग ने पढ़ा होता तो आ जाता, लेकिन इतना बेसिक ज्ञान तो आप लोग को है कि एक एनर्जी कम होती है तो दूसरी आती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होगी। ऐसा समझिए, फ्रॉम P टू A, बेटा सुनना, जब पार्टिकल P से कहां पे गया, A, तो जब वो A पे जाएगा, सुनना अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, और अभिषेक क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है पार्टिकल, तो उसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। अगेंस्ट द ग्रेविटी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कम होती चली जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो हाइट अटेन करने से कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ये सीधी सी बात है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रही होगी, ऊपर जाके अगेंस्ट द ग्रेविटी काइनेटिक एनर्जी कम हुई होगी, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी कम हुई होगी उतनी ही तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, सीधी सी बात है। अब बताओ, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी हाफ एम बी स्क्वायर K1 माइनस K2 इज इक्वल टू U। K1 की जगह लिखा हाफ एम B1 स्क्वायर इस पॉइंट पे, माइनस हाफ या B स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर A पे, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ी होगी, समझना। यहां से ध्यान,
यहाँ से पार्टिकल यहाँ तक पहुंच गया, तो हमको ये बताइए उसने कितनी हाइट अटेन कर ली। L प्लस एल कॉस थीटा, कितनी हाइट अटेन कर ली? L प्लस एल कॉस थीटा हाइट अटेन कर ली। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, और h की जगह क्या लिखोगे? कॉस थीटा। मतलब टेक्निकली तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से निकालनी चाहिए ना, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि भैया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी अटेन्ड के बराबर है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी अटेन का मतलब हाइट अटेन। एम 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 उड़ा दो, ठीक है। ये 2 उधर ले जाओ, वेलोसिटी ए पे कितनी थी छठा? ए पे वेलोसिटी रूट जीएल थी। रूट जीएल का स्क्वायर क्या होता है? जीएल इक्वल टू 2g एल प्लस एल कॉस थीटा। अब ये भी पता करना है, तो माइनस जीएल उधर क्या होगा? प्लस जीएल। तो जीएल प्लस 2g ब्रैकेट खोलो, जीएल प्लस 2gl प्लस 2gl cos थीटा। gl प्लस 2gl 3gl हो जाएगा, बाद में स्क्वायर से रूट कर देना, वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है। वेल देखो सभी लोग ध्यान दो बेटा। तो यहां से वेलोसिटी का स्क्वायर बन गया gl प्लस 2gl 3gl प्लस 2gl cos थीटा। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 3gl प्लस 2gl cos थीटा। gl कॉमन ले लो, 3 प्लस 2 cos थीटा। ये पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई किसी भी थीटा एंगल के लिए, मतलब किसी भी पॉइंट p। ठीक है, कर लीजिए। तो टेंशन निकलवा लेंगे। चलो देख लिया। अब देखो बेटा सब लोग, अब देखो टेंशन इन द स्ट्रिंग एट एनी पॉइंट। ये किसी भी जगह पे वेलोसिटी आ गई, अब किसी जगह पे क्या निकालेंगे? टेंशन। अब इधर देखो प्रोडक्ट फ्रॉम, वो पहली वाली इक्वेशन कौन सी बनवाई थी? t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई। तो टेंशन आएगा यहाँ से mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r, और हम लोग r मतलब l था ना यहाँ पे। अब v स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? 3gl प्लस 2gl cos थीटा, mg cos थीटा प्लस m बाई l। v स्क्वायर की जगह क्या लिखा? 3gl प्लस 2gl cos थीटा। बोलो बात समझ आई? इससे gl कॉमन लेके इससे काट दो, mgl बाई l 3 प्लस 2 cos थीटा। तो आ गया mg cos थीटा प्लस 3mg प्लस 2mg cos थीटा। 2mg cos थीटा, mg cos थीटा, 3mg cos थीटा प्लस 3mg
3mg कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस। ये आ गया आपका टेंशन का, समझ गए? कल देखो ये हटा दें, भैया बातें न करो। देखो अब हम क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी और टेंशन के फॉर्मूले निकल के आ गए। वेलोसिटी का आ गया √GL cos थीटा और टेंशन का आ गया। अब अलग अलग पॉइंट्स पे वेलोसिटी को आप लोग याद कर लीजिएगा फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए। पहले हम लोग ए पे निकालते हैं, एट ए। तो जब आप लोग ए पे निकालोगे तो ए मतलब हाईएस्ट पॉइंट था, और हाईएस्ट पॉइंट पे थीटा कितना डिग्री था? मान cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 3 + 2 × -1। तो सॉल्व करके √GL आएगा, जो कि निकाल ही चुके हैं हम लोग, क्रिटिकल वेलोसिटी। टेंशन ऊपर क्या आएगा 3mg 1 + cos 180 -1, सॉल्व करने में कितना आएगा? टेंशन 0 आ गया। सही है। अब हाईएस्ट पॉइंट का तो हम लोग जान ही चुके हैं। एट बी, थोड़ा सा नीचे आते हैं। बी पॉइंट जो था वो इधर था, मतलब कितना एंगल रहेगा 90 डिग्री। थीटा कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू क्या हो गई 0 डिग्री हो गई। तो यहाँ पे जब 0 लिखोगे तो √3GL बचेगा। √3GL वेलोसिटी आ गई बीच पे, और टेंशन कितना आ गया 3mg। आया कि नहीं आया सर? अब सबसे नीचे वाले पॉइंट पे एट सी पॉइंट पे थीटा कितना होगा 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। तो 3 + 2 बचेगा, यहाँ √5GL आ जाएगा सबसे नीचे, और यहाँ पे 6mg आ जाएगा। समझ गया ना? 1 + 1 2 3 = 6mg। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा वो पॉइंट सही कर लेना, सी और बी। बी सी बीच वाला था, बी सबसे नीचे वाला। देख लिया? चलो एक चीज और बस, अब वो बकेट वाला सिस्टम से बस 1 मिनट है, बकेट के लिए इक्वेशन बना लेते हैं, अपना काम हो जाएगा। जैसे मान लो भैया कि बकेट घूम रही है, घुमाई जा रही है। तो जब बकेट घुमाई जाएगी तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब बकेट यहाँ पहुंचेगी, ठीक है, तो ऊपर की तरफ नीचे की तरफ तो उसका वेट mg लगेगा, ऊपर की तरफ क्या लगेगा mv²/r का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये भी उतना ही होता है जितना सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि उतना ही हो, मतलब हम ये कह रहे हैं कि जब तुम रौनक जो है ऐसे स्ट्रिंग को घुमा रहे होगे तो स्प्रिंग के तनाव से सेंट्रीपिटल फोर्स बना होगा। वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बॉडी के वेट की वजह से भी हो सकता है। भाई स्प्रिंग ना घुमा के हम पूरी कितनी बाल्टी घुमा रहे हैं, तो बाल्टी के वजन से भी तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो बाल्टी के वजन से अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बनाया मान लीजिए, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा mv²/r तब बाल्टी के वजन के बराबर होगा। तब भी जो है पानी नीचे नहीं छलकेगा और ऊपर भी नहीं जाएगा, मतलब ऐसे आ जाएगा। लेकिन अगर सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r बॉडी के वजन से बड़ा हो जाए तब भी पानी नीचे नहीं चलेगा, मतलब ऊपर की तरफ लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल वेट mg के क्या हो गया बराबर या उससे बड़ा हो गया, तो बॉडी पानी नीचे नहीं छलकेगा। मतलब v² > gr, v should be greater than √gr। आया कि नहीं आया समझ? बस इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं, वैसे √gr तो हम लोग निकाल ही चुके हैं।